रमेश बायोलॉजी। होपफुली कि अब तक आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छे से हो चुकी होगी। सब लोगों ने अपने-अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और इंस्ट्रक्शंस भी उन पे जो मेंशन्स हैं उन्होंने आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में मैं कोई क्लास आपको नहीं लेने आया हूँ, ना ही कोई चीज़ आपको पढ़ाने आया हूँ। सिर्फ़ आपको उस एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको लेकर के यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन-किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और क्या चीज़ें अभी चेंज हुई हैं, जो कि पहले आपको इन्फॉर्मेशन थी उसके कंपैरिज़न में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूज़न है कि पहले जो चीज़ें मेंशन थी अब उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, तो आज उन पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। जैसे आपका मेंस का जो एग्ज़ाम्स होगा उनके लिए नंबर ऑफ कॉपीज़ आपको आंसर शीट कितनी दी जाएगी? क्या पेपर आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा या वर्चुअल स्क्रीन पे मिलेगा, राइट? और क्या आपको कई सारे मल्टीपल कलर के पेन यूज़ करने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप यूज़ कर पाएँगे? जो आपके पेपर फर्स्ट होगा उनका आंसर्स आपको कैसे करना है? ये बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन्स थे, सवाल थे बच्चों के। सवाल क्या कन्फ्यूजन था, तो उनको लेकर के आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। होपफुली कि सब लोगों ने ये एडवाइज़री जो एनटीए के थ्रू सीपीटीएम के थ्रू रिलीज़ किया गया है, उसको आप लोगों ने देखा होगा और अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा। बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों का ये भी आ रहा था कि उनके एडमिट कार्ड के एड्रेस पे बहुत सारा प्रॉब्लम है। कभी उनको लगा कि हाँ, पहले जो था वो अभी एड्रेस जो चेंज है, तो वो सारी चीज़ें रेक्टिफ़ाई की गई। फाइनली एनटीए ने सबको मेल या कॉल करके इन्फॉर्म किया कि फिर से आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए। तो होपफुली कि आप लोगों ने अभी रिसेंट और लेटेस्ट वाला जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस एडवाइज़री में आपको क्या चीज़ें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे तो ये पूरा पेज ही आपको अच्छे से बाकायदा पढ़ के जाना चाहिए। यहाँ पे लिख भी रखा है एडवाइज़री एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 और फेज़ सेकंड के लिए है। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये जो पेपर होगा वो 2 शिफ्ट में होंगे, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो कि आपको 10 से लेकर के 12 का टाइमिंग है, वो आपका होगा दैट इज़ पेपर 1 के लिए, और बाकी जो टाइमिंग होगा वो 3 से लेकर के 5 तक का, मीन्स 3 घंटे का, वो होगा आपका मेंस पेपर में सब्जेक्टिव के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है कि आपको क्या-क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, तो आप यहाँ पे इसको ध्यान दे लीजिए। आपको रिपोर्टिंग टाइम सेंटर पे जाकर के देख लेना है और क्लोजिंग टाइम से पहले आपको एंट्री लेनी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेट ऑफ शिफ्ट एंड डेट ऑफ टाइमिंग ऑफ टेस्ट, ये सारा आपको एडमिट कार्ड पे मेंशन है। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, अगर नहीं किया तो ये वाली वेबसाइट जो आपको दे रखी है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट? यहाँ पे आपको दे रखा है ये सारा चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। नॉर्मली सारे एडमिट कार्ड पे होते हैं, तो हम लोग आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको पेपर के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, राइट? तो पेपर 1 जो होगा उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपको ये है कुछ इस तरीके से। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर मेंस पेपर 1, ये आपका मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा, जो कि पहले से ही मेंशन था। और देयर विल बी 100 क्वेश्चंस इन पेपर 1 एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, कंपल्सरी होंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको 100 क्वेश्चंस करना ही है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको है, आपको जितना उसमें से आता है आप उतना उसमें से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, द पेपर कंटेन 5 सेक्शंस एज पर एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको दे रखा है सेक्शन 1 जो होगा वो जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर का होगा, और जनरल एप्टीट्यूड का होगा, फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और नॉलेज आईपीआर से होगा, राइट? ये 5 सेक्शन आपको दे रखे हैं। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सीक्वेंस भी दे रखा है और यहाँ पे आपके वेटेज भी दे रखे हैं। सारे जो सेक्शन है वो इक्विवेलेंट है, मतलब 20-20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो पेपर को जब आपका टाइम पेपर आप देने जा रहे हैं, जो कोई भी सेक्शन आपको लगता है कि आपका ये वाला सेक्शन स्ट्रांग है, सपोज कुछ बच्चे होंगे जो कि तैयारी कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि उनका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हो, तो वो पहले सेक्शन से जा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश ठीक होगी, तो वो इस सेक्शन पे भी जा सकते हैं। आपको कंप्यूटर वाले पेपर में फ़ायदा हो जाता है, आप जिस किसी सेक्शन पे जाना चाहते हैं, आपके ऐसे यहाँ टैब पे ऐसे ऊपर यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखता रहता है कि सेक्शन वाइज का बना रहता है। अगर आप जिस सेक्शन पे जाना चाहते हैं, डायरेक्टली आप अपना कर्सर ले जाकर उस पे क्लिक कीजिए। सपोज अगर आपको थर्ड वाले सीक्वेंस पे जाना है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पे, तो थर्ड नंबर पे आप क्लिक करेंगे, सारा नंबर आपका वहाँ से क्वेश्चंस का आ जाएगा। और आप डायरेक्टली आप चाहें तो जो इधर आपको राइट पैनल पे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखते रहते हैं, आप किसी भी क्वेश्चंस पे डायरेक्टली भी मूव ऑन कर सकते हैं क्लिक करके, तो आपको उसमें टाइमिंग का सेविंग हो जाता है, टाइम अपना आप बचा सकते हैं। तो जो वाला सेक्शंस आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो आपको लगता है कि आपकी पकड़ थोड़ी ठीक है, आपको पेपर की स्टार्टिंग उस वाले सेक्शन से करना चाहिए, बिकॉज़ स्टार्टिंग पे ही आपका माइंड थोड़ा-सा अनस्टेबल होता है और आप अगर शुरू में ही अपना कॉन्फिडेंस अगर एक बार आप लॉस कर जाते हैं, देन ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप पूरे एग्ज़ाम टाइम पे अपनी कॉन्फिडेंस को फिर से आप रीगेन कर पाएँ। सो ये एक पेपर देने का पैटर्न है कि आप सबसे इनिशियली
उस सेक्शंस को टच करें जिस सेक्शन में आपको लगता है कि आपकी पकड़ थोड़ी ठीक-ठाक ठीक है। तो 5 सेक्शन आपको दिए गए एज़ पर योर प्रिपरेशंस एंड चॉइस। आप किसी भी सेक्शन में जंप करके जा सकते हैं और अपना पेपर का स्टार्टिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको सेक्शन वाइज़ सीरीज़ से ही जाना है इस तरीके से। आप 5वें से शुरू कर सकते हैं, आप तीसरे से शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी आप जा सकते हैं, राइट? यहाँ पर आपको दे रखा है और इसके साथ-साथ में इनके लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। हर क्वेश्चंस पे आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर कोई भी क्वेश्चंस आपने आंसर्स नहीं दिए तो उनके लिए कोई मार्क नहीं है। अगर आपने गलत आंसर दिया तो उसके लिए नेगेटिव मार्क ही है 1/4 का। तो यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए इसी तरीके से। ये -0.25 नंबर आपका क्या होगा, कट जाएगा। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो उन क्वेश्चन से आपका 1 नंबर क्या होगा, कट जाएगा। तो सपोज़ अगर आपने 100 क्वेश्चंस करना है और अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने 70 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए और उस 70 क्वेश्चंस में से आपके 15 नंबर आपके क्या हो गए या 16 नंबर मान लीजिए आपके गलत हो गए। 16 नंबर का मतलब क्या हो गया, दैट इज़ 4 क्वेश्चंस के मार्क आपके कट जाएँगे। तो मतलब कि 4 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो 16 70 में से 16 गया तो पहले ये आपको माइनस कर लेना होगा, दैट इज़ 54 तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। 54 में से आपका क्या होगा, फिर 4 निकल जाएगा तो टोटल आपका 50 मार्क्स आएगा। इस तरीके से आपका वेटेज दिया जाएगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पेपर सेकंड के लिए। पेपर सेकंड के लिए क्या-क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है। ये आपका मार्क्स जो होगा वो टोटल 300 मार्क्स का होगा। 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स के लिए टाइम आपको दिया जाएगा इसके लिए ड्यूरेशंस। नंबर दे रखा है 1 टू 25 जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे और 26 से लेकर 33 तक के वो जो होंगे वो टोटल आपके 8 क्वेश्चंस होंगे। अ, और ये 25 मार्क्स का क्या होगा, ये क्वेश्चंस होगा, राइट? तो इस तरीके से इनका क्या है, वेटेज है। सेक्शन ये वाले में मतलब लॉन्ग वाले में 25 मार्क्स का एक क्वेश्चंस होगा और यहाँ वाले पे क्या होगा, 4 मार्क्स का एक होगा। थोड़ा-सा पैटर्न में यहाँ पे चेंजेस है। पहला आपने जो भी 2015 का या 18 का जो कोई पेपर आपने सॉल्व किया होगा, वहाँ पे थोड़ा सेक्शन वाइज़ था, दैट इज़ ए, बी, सी, डी इस तरीके से करके और हर सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज क्या था, अलग-अलग था। बट यहाँ पे नॉर्मली कर दिया गया है। 1 से 25 तक का जो क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब क्या होंगे आपके, दैट इज़ 4 मार्क्स के और 8 जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे आपके 25 मार्क्स के, राइट? तो मतलब कि सिंपली ये आपका हो गया लॉन्ग वाला 200 मार्क्स का और ये वाले क्वेश्चंस हो गए आपके 100 मार्क्स के। इस तरीके से क्या है आपका डिवीजन है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। यहाँ पे पेपर जो होगा आपको क्या आएगा, वर्चुअल आएगा। मतलब आपको स्क्रीन पे पेपर दिखाई देगा, कोई आपको हार्ड कॉपी पेपर नहीं मिलने वाला है। आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ एक शीट दी जाएगी, कोई एक्स्ट्रा शीट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एक शीट आपको दिया जाएगा और सारे आंसर्स आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ इसी आंसर शीट में ही क्या करना है, मेंशन करना है। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अननेसेसरी का पेज या पैराग्राफ को भरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कंसाइज़ वे में लिखें और बहुत ही मैसेज वाला लिखें। मतलब कि अगर आपको जैसे सपोज़ ये बुलेट में दे रखा है, आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको करना है तो आप ऐसे बुलेट बना करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। आपको उसमें लिखने में भी आसानी होगा, मैसेज भी कन्वे होगा अच्छे तरीके से, एज़ वेल एज़ पेज भी आपके क्या होंगे, कम खर्च होंगे। और अगर आपने इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं किया है तो फिर आप लास्ट में परेशान हो जाएँगे कि पता लगा आपको आता तो है बट नंबर ऑफ पेजेज़ आपके पास ब्लैंक नहीं बची तो फिर आप वहाँ पे माँग नहीं पाएँगे। तो ये इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना होगा कि आपको पेज जो होगा वो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आपको 300 नंबर का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे क्वेश्चंस को उसी एक सिंगल शीट जो प्रोवाइड की जाएगी आपको एग्ज़ाम हॉल में उसी पे करना रहेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि किसी भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ कर के नहीं आना है और किसी क्वेश्चंस के लिए टाइम आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में देने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी क्वेश्चंस को आपको टच करके आना है और जितना भी हो सके आप उसको मिनिमम से मिनिमम फॉर्मेट में लिखिए और एक मैसेज वाला इन्फॉर्मेशन आप दे कर के आइए कंसाइज़ वे में। अननेसेसरी का पेज या पैराग्राफ भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैसेज आपका जाना चाहिए जिस तरीके के क्वेश्चंस की डिमांड की गई है, उस तरीके के रिलेवेंसी आप डेटा उनको दीजिए और उस तरीके का स्टेटमेंट आप वहाँ पे लिखिए। राइट? तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। तो 300 के पेपर में से लॉन्ग वाले क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो 200 का है, बाकी शॉर्ट वालों का कितना है 100 है। जिस किसी भी क्वेश्चंस का आंसर चाहे लॉन्ग में से या शॉर्ट में से किसी का भी आंसर आपको आता है, सबसे बढ़िया आंसर पूरे पूरे एंटायर पेपर में से पूरा पेपर देखने के बाद जिस किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आपको लगता है कि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, आपको प्रॉपर तरीके से आप लिख सकते हैं, फर्स्ट पेज पे आप कोशिश कीजिए कि एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपरली लिखें। पहला वाला जो पेज होता है, पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज तक आपका जो एग्ज़ामिनर होता है कॉपी इवैल्यूएट करने वाला, उसकी जो इंटेंसिटी होती है आपको चेक करने की वो थोड़ी अच्छी होती है।
4th, 5th, 5 पेज के बाद में वो थोड़ी देर रफ होना शुरू हो जाता है, फिर पेजेस पे से पलटता है, मार्किंग करते चला जाता है। तो अगर आपने पहले ही पेज पे क्या किया है, अगर आपने खराब राइटिंग की है, ओवर राइटिंग कर दिया है, कट-पिट कर दिया है, तो उसके दिमाग में बन जाता है कि आप ठीक तरीके के कैंडिडेट नहीं हैं। सो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट पेज पे हमेशा वो चीज़ लिखिए जो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, और प्रॉपर तरीके की आप राइटिंग जो भी आप बना पाते हैं उसको लिख एकदम अच्छे तरीके से लिखिए, और वही आपको एक तरीके का जनरल मार्किंग का एक बेसमेंट देके जाता है। अगर पहले स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज आपने बहुत अच्छे तरीके से लिख रखे हैं, तो जो भी आपकी कॉपी इवैल्यूएट करेगा, चेक करेगा, उसके दिमाग में ये बन जाएगा कि अब इसको इस तरीके का मार्किंग देना है। सपोज़ कीजिए पहला ही क्वेश्चन आपने लॉन्ग वाला किया और ये 25 मार्क्स का था फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? और आपने बहुत अच्छे तरीके से बाकायदा सिस्टमैटिकली उसको अरेंज करके लिखा है, और इन्फॉर्मेशंस आपने काफ़ी अच्छा दिया है, और इस 25 में से मान लीजिए आपके एग्ज़ामिनर ने आपको क्या किया, 20 मार्क्स का वेटेज दे दिया। तो अगले जो क्वेश्चंस आपके आएँगे ना, उन क्वेश्चंस के लिए भी इसका मार्किंग का बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो उसी हिसाब से क्या करेगा, मार्किंग करेगा आपको कि हाँ, चलो ठीक है, इस बच्चे ने ठीक लिखा है, इसका मतलब इसका भी आंसर सही दिया होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि फर्स्ट पेज पे हमेशा आप उन क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, जिन क्वेश्चंस को आपको लगता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं करने में, और उसपे ओवर राइटिंग ना करें। कोई भी चीज़ अगर आपको गलत हो जा रही है, तो मतलब गलत पहली बात तो आप लिखिए मत, और गलत अगर हो जा रही है तो उसको आप ओवर राइटिंग करके ऐसे कट-पिट मत कीजिए। वो बहुत ही इमैच्योरिटी दिखाता है और बहुत ही गलत मैसेज आता है। राइट नाउ आप सभी लोग मास्टर डिग्री होल्डर हैं, कुछ लोग यहाँ पे पीएचडी होल्डर भी होंगे, कुछ लोग अच्छे से एक्सपीरियंस भी ले रहे होंगे टीचिंग का। तो ये चीज़ आप मत कीजिए, कोई चीज़ लिखिए फिर उसको ओवर राइटिंग कीजिए, कट कीजिए, फिर लिखिए, फिर कट कीजिए, ये बड़ा नेगेटिव मैसेज कन्वे करता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई स्टेटमेंट या कोई सेंटेंस या कोई वर्ड मीनिंग गलत लिख रखा है, तो उसको आगे तरीके से मॉडिफाई कर लीजिए, और उस पर कट पिट मत कीजिए, वो चीज़ गलत है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि 300 मार्क्स का पेपर होगा पूरा, और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कंपल्सरी होंगे। जैसे ही आपकी चॉइस है वो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको बाकी जो पेपर दिया जाएगा आंसर शीट के लिए, वो उस पे सिर्फ आपको अपना डिटेल देखना, बाकी सारी कोई चीज़ आपको नहीं लिखनी है। इस तरीके से आपको नहीं करना, अदरवाइज़ अनफेयर मीन्स पे आप काउंट कर लिए जाएँगे। और बाकी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके कैसे इवैल्यूएट किए जाएँगे। आप सेंटर पे अच्छे तरीके से पहुँच जाइए। यहाँ पे बाकी आपको दे रखा है, ऑल क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड इन आंसर शीट्स ओनली। यहाँ पे स्टेटमेंट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड इन दिस आंसर शीट ओनली, नो सप्लीमेंट्री शीट विल बी प्रोवाइडेड। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक ही शीट आपको दी जाएगी आंसर्स को लिखने के लिए, और कोई एडिशनल शीट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो 300 मार्क्स के लिए जो भी शीट आपको मिलेगा, आपको उसी हिसाब से अपने आंसर्स को भी क्या करना है, राइट अप करना है। मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी आप ऐसे बुलेट पॉइंट बना करके लिखिए। ये ऐसे लिखने में आपको सेंटेंस बनाने में भी दिक्कत नहीं होती है। कॉपी चेक करने वाले को भी बहुत आसान होता है। पॉइंट वाइज़ पॉइंट आपने मैसेज किया है, कन्वे कर दिया है। सेंटेंस के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं, उसका 2 नेगेटिव पॉइंट होता है। पहली चीज़ तो ये पढ़ने में बोरिंग लगता है। दूसरा, आप जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आपके बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। लिखना आप कुछ और चाह रहे होंगे, पढ़ कर के समझने वाले का जो मीन निकलेगा वो कुछ और जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। जबकि अगर आप ऐसे बुलेट के पॉइंट में लिखते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत थोड़ी कम हो जाती है। ओके, बाकी आपको एक ग्राफ पेपर भी दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि कभी किसी क्वेश्चंस में आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत है, तो आप वहाँ ग्राफ पेपर यूज़ कर लीजिए। बाकी आपको डिजिटल आपको कीबोर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब वहाँ पे रहेगा। अगर आपको कोई कोई कैलकुलेशंस वाली वैल्यू है, अगर आपको उसको करना है, फिल करना है, तो आप उसको कर सकते हैं। और बाकी रफ शीट भी आपको दिया जाएगा, जहाँ पर आप कैलकुलेशंस वाली सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहले अगर कोई भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चंस है, तो डायरेक्टली आप अपने फेयर कॉपी पे मत कीजिए, क्योंकि वो फेयर कॉपी पे अगर आप करेंगे तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो है नहीं कि आप एक बार में सही कर जाएँगे, राइट? तो पहले आप उसको रफ पेज पे क्या कीजिए, फाइनली ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ, आपका स्टेप बाय स्टेप सब सही जा रहा है, तो फिर आप उसको फेयर कॉपी पे उसको दोबारा से रीडाइट कर लीजिए। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी इसमें इंस्ट्रक्शंस में यही इंपॉर्टेंट था। पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया। उसमें नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। बहुत ज़्यादा ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखिए कि आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ बायोटेक के कैंडिडेट से होगा, और बायोटेक के जो कैंडिडेट्स हैं उनका दोनों पेपर मिला करके अगर आप देखेंगे तो सारे कैंडिडेट का जो कंडीशंस होगा लगभग-लगभग वैसे ही आएगा। हो सकता है किसी का पेपर 1 बहुत अच्छा तैयार होगा, तो पेपर 2 में वो क्या करेंगे, माइनस जाएँगे। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे होंगे, तो हो सकता है उनका पेपर 1 ठीक हो, बट वो सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा होगा, बट ये जनरल पेपर वाला क्या होगा, थोड़ा खराब होगा।
तो इस तरीके से चीज़ें बैलेंस हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने अपने नॉलेज पे भरोसा रखिए। जो चीज़ें आपको आती हैं, आप उसको राइट करके आइए, उसको लिख करके आइए। आप इस तरीके से आप लिखिए कि सामने वाला जो कॉपी पढ़े उसको लगे कि हाँ, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है। ओके, कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा, किसी एक सिंगल क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत आपको नहीं है कि पूरा सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, राइट? और कोई क्वेश्चंस आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आ गया, तो पता लगा आपने जितनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की नॉलेज है, आपने सब पूरी भड़ास उसी पे आप निकालना शुरू कर दिए। पता लगा 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज आप लिखते जा रहे हैं, तो ऐसी गलती आप करने से बचें, ऐसा करना आपके लिए दिक्कत है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स में मार्क्स उठाना है, एग्ज़ाम से आपको मार्क्स स्कोर करना है, ना कि ये प्रूफ करना है कि हाँ, आप किसी चीज़ के स्पेशल हैं और आपको आपको उस फील्ड की नॉलेज बड़ी अच्छी है। ये दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आपको क्वेश्चंस पे कि हाँ, इतने टाइम पे इतना सारा क्वेश्चंस हम सॉल्व कर ले जाएँगे। और स्पेस का भी आपको ध्यान देना है कि आपको स्पेस एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा पेज का, कॉपी का। आपको उसी पेज जो प्रोवाइड किए जाएँगे, उसी में आपको पूरा पूरा का पूरा काम करना रहेगा। बाकी ये इंस्ट्रक्शन तो आपने प्री में जो पढ़े हैं, वही वाले हैं। इसमें ऐसा कुछ बताने वाली ज़रूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एडवांस में आपके मेंस एग्ज़ाम के दोनों ही पेपर के लिए बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सब लोग पेपर 1, पेपर 2 अच्छे से करके आइए। आप लोगों ने इतने टाइम से मेहनत किया हुआ है, आपकी वो मेहनत अब रंग लाएगी। बस थोड़ा-सा आपको ध्यान ये देना है कि एग्ज़ाम से पहले आपको नर्वस नहीं होना है और बहुत ज़्यादा उस पे बर्डन नहीं लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी बात है, मतलब नेक्स्ट टाइम ये वैकेंसी आती है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं होना है। आप इस चीज़ से अपने आप को एक तरीके का स्क्रीन कीजिए, देखिए कि हाँ, आपने अब तक की जो भी नॉलेज या जो भी एजुकेशन आपने ऑब्टेन्ड की है, ये आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिली है उन नॉलेज को एक्सप्रेस करने का, आप कितना अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। आपके कॉम्पिटिटर आपके ही बीच के लोग हैं, आपके ही आस-पास के फ्रेंड हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी फ़ील्ड के हैं। बाकी दूसरे किसी डोमेन से आपका कोई मतलब नहीं है, तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर मिला कर के आपको बैलेंस करना है। किसी का फर्स्ट पेपर ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में करके आएगा, सेकंड पेपर ठीक है, तो सेकंड पेपर में करके आएगा। तो अच्छे तरीके से अपने हेल्थ का भी ख़्याल रखिए और टाइम से सेंटर पे पहुँच जाइए, टाइम का रिस्क मत लीजिएगा। आपको पूरा 25th जनवरी का पूरा टाइम जाएगा एग्ज़ाम में, 10 से एग्ज़ाम है आपका, तो आप 9 सवा 9 तक सेंटर पे रीच कर जाइए। इसके बाद आप अच्छे तरीके से बीच में गैप है तो वहाँ पे रिफ्रेशमेंट लीजिए, एनर्जी लीजिए और हो सके तो उस टाइम पे बीच में जो गैप आपका बच रहा है, कुछ भी ऑयली एंड हेवी फूड खाने से बचिए क्योंकि वो चीज़ आपको थोड़ा-सा लेज़ीनेस लाती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए लिक्विड में कुछ जूस वगैरह पीने का, बनाना, केला वगैरह खा लीजिए। फ्राइड वाली चीज़ें खाने से आप बचें एग्ज़ाम के टाइम पे क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग के कंडक्शंस को क्या करती हैं, स्लो करती हैं। तो पता लगा आप नींद के होश में आ जाएँगे और आपको पेपर देना है तो फिर आप उस तरीके से एक्टिव नहीं हो पाएँगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा ख़्याल रखिए। वैसे आप सभी लोग काफ़ी समझदार हैं और आप लोगों को सारी चीज़ें मालूम है कि हाँ, कैसे क्या करना है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए यही इंस्ट्रक्शन था। आप सभी लोगों को फिर से एक बार आपके एग्ज़ाम्स के दोनों पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोग एग्ज़ाम दे कर के आइए। रिस्पॉन्स दीजिए कि सर पेपर बहुत ही अच्छे से करके आए हैं। मुलाकात होगी आप लोगों से 26 या 25 तारीख के शाम में जब आप लोग पेपर को लेकर के दे कर के आएँगे, डिस्कस करेंगे कि हाँ, ऐसा हुआ। तब तक के लिए अपना आप अच्छे से ख्याल रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।